क्या वक़्फ़ पे यहाँ खेल, जो ये कहते हैं कि किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान, हमारे बाप दादा ने यहाँ हुए हमारे कुर्बान, तो फिर मुनीर क्या कह रहा है जो हिस्सा पाकिस्तान ने ले लिया टू नेशन बर्बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और सामने मुझे वो चिरकुट भी दिखाई दे रहा था उसका प्रधानमंत्री के सामने आर्मी चीफ ये कह रहा था। ये सिर्फ पाकिस्तान को संबोधित कर रहा था यहाँ भी वक्त के नाम पर बवाल कर रहे जिहादियों को संबोधित कर रहा है। मतलब जब साफ है कि जितना हिस्सा पाकिस्तान को चला गया, पाकिस्तान के पास जो शत्रु संपत्ति कही गई, मतलब जो वहां से हिंदू वापस आए वो सरकार का हो गया। यहाँ पर जो शत्रु संपत्ति थी वो मुख्तार अंसारियों का हो गया, अतीक अहमदों का हो गया। खेल के मैदान से जब पाकिस्तान गायब हुआ, आर्थिक रूप से जब विपन्न हुआ, हर मोर्चे पर जब पाकिस्तान पस्त हुआ, तब यहाँ थोड़ा शांत है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बर्बाद पाकिस्तान ही भारत के हित में। यहाँ पर जो पाकिस्तान परस्त है वो तभी शांत रहेंगे जब पाकिस्तान बर्बाद रहेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत की संसद के दोनों सदन से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ और वो वक्फ एक्ट बन गया। भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर अपना मुहर लगाया और उसके बाद भारत सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया, मतलब कानून वो बन गया। इसके बाद जो लगातार पिछले 10-11 साल से हो रहा है मोदी सरकार के दौर में, कि जितने भी कानून संसद से बन करके आते हैं, जो संविधान का हिस्सा बन जाते हैं, उसके बाद उसकी सुप्रीम सुपारी होती है। भारत के फिक्स्ड 5 से 10 वकील, जिनके बारे में इशारा करते हुए कभी जस्टिस रंजन गोगोई ने कोर्ट फिक्सर्स कहा था, एक बड़े पैमाने पर कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो शाहीन साजिश का मामला हो, किसान आंदोलन हो, सीए हो, 370 हो, हर मामले में आप उन्हीं गिने चुने वकीलों को देखेंगे। ये मुस्लिम परस्त ज्यादातर वकील वही के वही चेहरे हैं जो रामद्रोह कर रहे थे, जो आज वक्फ पर एक तरह से जिहाद इस देश में करना चाह रहे हैं। ये वक्फ एक ऐसी लूट की कहानी है कि जितनी पाकिस्तान की सरजमी है उतनी से उससे ज्यादा भारत में वक्फ की जमीन हो गई। मतलब जिस भारत का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, जिसमें कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम है, वो साथ नहीं रह सकते। ये बात मोहम्मद इकबाल ने कहा, जिसके बारे में आज भी यहां भजन गाया जाता है। उसी बात को वहां आज आर्मी चीफ मुनीर ने दोहरा दिया है। आर्मी चीफ ने जो बात पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कही, वो किसी मुल्ला मौलाना कठमुल्लाओं की सभा में नहीं कही, वो पाकिस्तान के जो एनआरआईज हैं उनके बीच में कही है, पाकिस्तान ओवरसीज के लोगों के बीच में कही। हम आज ये समझेंगे कि उस मुनीर का पाकिस्तान में दिया गया बयान, उस पर हंटर तो भारत सरकार ने लगाया कि भाई पाकिस्तान पहले हमारे पीओके को वापस करे, लेकिन क्या उसकी ट्विनिंग है? क्या वक़्फ़ पे यहां खेल, जो ये कहते हैं कि किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान, हमारे बाप दादा ने यहां हुए हमारे कुर्बान, तो फिर मुनीर क्या कह रहा है जो हिस्सा पाकिस्तान ने ले लिया टू नेशन थ्योरी पर? आज इस बेहद गंभीर मुद्दे पर को हम बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्स रॉ ऑफिसर RSN सिंह साहब होंगे, तो उनके माध्यम से, चूंकि उनका जो गहरा अनुभव है इन सब चीजों को लेकर के, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंह साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर का अभी एक भाषण सुना होगा, जो एक जिहादी भाषण, वो कोई मौलाना के रूप में नहीं, किसी मौलाना की किसी मस्जिद के तक में तकरीर नहीं कर रहा था। कहा जा रहा है कि वो एक अपने दबाव में है, कभी भी वो सत्ता हासिल कर सकता है, लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान में हुआ उसके कारण उसकी जलालत हुई। इस बीच में मुनीर का एक बयान आया है, पहले उसे सुन लेते हैं, फिर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे आसिफ मुनीर ने क्या कहा है। अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान की कहानी, अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. To our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot.
for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। ये कैसी बनाई है? जो भिखारियों का एक ऐसा लैंड है जो कहीं भी आज की तारीख में उसे चीन भी भीख नहीं दे रहा है। बर्बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ, और सामने मुझे वो चिरकुट भी दिखाई दे रहा था उसका प्रधानमंत्री के सामने आर्मी चीफ ये कह रहा था। ये सिर्फ पाकिस्तान को संबोधित कर रहा था यहाँ भी वक्फ के नाम पर बवाल कर रहे जिहादियों को संबोधित कर रहा था? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इसने कहा कि 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने एक नया मुल्क कायम किया इस्लाम के नाम पर, तो उस अल्लाह ताला के मुल्क के तो 2 टुकड़े हो गए बनने के 25 साल के बाद, तो उसे तो अल्लाह ताला नहीं रोक सके। अब आगे जो बचा हुआ है उसके कितने टुकड़े होंगे, अब अल्लाह ताला कितना मेहरबान होता है वो देखने वाली बात है। दूसरा, ये सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है कि हमने पाकिस्तान बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। आप बताइए कौन सी कुर्बानी थी? अगर आपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, अगर आपने आजादी के जंग की, आपने अगर पूरी इतिहास पढ़ी, आप बताइए कि इन्होंने कौन सा स्ट्रगल किया। लॉर्ड मिंटो ने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट मांगो, इलेक्टोरेट मांग लिया। वहां से पाकिस्तान का जर्नी शुरू हुआ। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका कोई हिस्सा नहीं था, ये तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। क्या स्ट्रगल किया, और फिर इन्होंने नारा लगाया था, लोग याद रखें इसको, कि हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। ये इनका नारा था। ये बताएं कि ये इन्होंने कौन सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा किया, इन्होंने कौन सा भगत सिंह पैदा किया। एक गौर करने वाली बात, तो अगर ये इनके बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं तो इनको ये बताना होगा कि भाई हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, हमको तो एक षड्यंत्र के तहत हमको पाकिस्तान दिया गया था, और मैं इस बात पर मैं आ रहा हूं। लेकिन ये आदमी इतना क्या कहते हैं इसको, ही वाज टॉकिंग लाइक मोर लाइक मौलवी, ये मौलवी की तरह बात कर रहा था। ये एक आर्मी चीफ की तरह बात नहीं कर रहा था, और कहता है कि मैं, इसको कहा जाता है हाफिज। अब मैं थोड़ा ये आपको हाफिज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपके दर्शकों को। हाफिज का मतलब होता है कि जिसको कुरान कंठस्थ हो। और क्या है सर कि कुरान मैंने पढ़ी है, पढ़ता रहता हूं पिछले 15 साल से कम, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के बीच में जब आप अपनी बात रखते हैं तो कुछ ज्ञान होना चाहिए। कुरान की जो पूरी बनावट है इस तरीके से है कि उसकी जो चैप्टराइजेशन है उसकी सीक्वेंस लेंथ ऑफ चैप्टर के मुताबिक, कोई लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं है। जैसे कि आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद आप बड़े होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से कॉलेज जाते हैं, फिर आप जॉब में जाते हैं, फिर शादी होती है, फिर आपके बच्चे होते हैं, ठीक है, फिर आप ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होते हैं। तो ऐसे होता है ना, एक सीक्वेंस होता है हर चीज का। तो आप उस चीज को
जहन में तभी उतार सकते हैं जबकि कोई लॉजिकल सीक्वेंस में। लेकिन कुरान में क्या है कि आप कॉलेज गए, फिर आप पैदा हो गए, फिर आपकी शादी हो गई, फिर आप मर गए, फिर आपके पोते, मतलब आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, दिस इज हाउ इस लॉजिक पे है, इस सीक्वेंस में। इसको कोई कैसे इसको जहन में उतार सकता है कंठस्थ करके, एनीथिंग व्हिच इज नॉट, जैसे आप ना सारे गामा पदनी सा होता है ना, तो इस सा से उस सा पे चले जाएं और फिर आप बीच में रे में आ जाएं, मतलब ये एक्सट्रीम। सो ये कोई लॉजिकल नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि कई ऐसे पहलू हैं इस्लाम के जहां पे दो मत, कुछ जो चीजें मदीना में लिखी हुई थी और कुछ मक्का में लिखी हुई थी, और जहां पे ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और आप देखिएगा वो ब्रैकेट में लिखा रहता है मक्का मदीना, जहां भी ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो वहां पे जो मदीना में कहा गया वो सुपरसीड करता है। मक्का में बहुत साल मोहम्मद साहब ने गुजारा था, अ, करीब अपने उनका जितना वो करियर था प्रॉफिट का, उसमें आधा से ज्यादा वक्त उन्होंने, मेरे ख्याल से 13 साल यहाँ गुजारे थे, 9 साल मदीना में। तो वहां पर जो बातें थी कि वहां पर से बहुत धर्म, बहुत सारे और मजहबों से, क्योंकि वो तो एक कैरावन रूट पे था ना, तो बहुत से लोग आते थे, मतलब, और वहां बहुत सबके अपने अपने देवी देवता थे वहां पे, ठीक है ना। ये जो आप देखते हैं ये मन्नत, लज्जत, ये मतलब ये सारी ये जो देवी देवताओं थी वहां पे, तो इनको उस समय इन्होंने मतलब ये सब कहा था कि एक आदमी का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, क्योंकि इनको इनको लोगों को आकर्षित करना था। लेकिन मदीना में जब इन्होंने तलवार उसके बाद उठा लिया था तो वो पूरा उलट गया था, वो पूरा। तो इसलिए आप कभी इसको कंठस्थ कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसका उदाहरण देखना चाहता हूं। मैं, हो सकता है किसी किसी को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होता है, वो कोई चीज को बाय रोट बस उतना ही तक है, लेकिन लॉजिकल वे में ये सबसे बड़ा षड्यंत्र ये आपको और हमको बताया जाता है। ये हाफिज, देयर इज नथिंग कॉल्ड, नो बडी कैन मेमोराइज कुरान। बारिंग एक्सेप्शंस, जिसको कुछ लोगों को मैंने कहा ना कि एक्स्ट्रा, जैसे शकुंतला देवी थी तो उनका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी था, ठीक है ना। तो दैट काइंड ऑफ एबिलिटी somebody में है, बट ए नॉर्मल पर्सन, 99 आउट ऑफ 100 पीपल, और से हाँ 99.99% पीपल कैन नेवर मेमोराइज कुरान। अब ये क्या है, ये जो बकवास कर रहा था और वहां पे लोग जो तालियां बजा रहे थे, इन लोगों ने वाकई लगता है कि मतलब इनका भी इंटेलेक्ट कहाँ चला गया था साहब। ये जो जिन्ना ने बोला था ना 1940 रेजोल्यूशन में, बिल्कुल वही चीज बोल रहा था, लोग ताली बजा रहे थे। मैंने किताब लिखी थी ये, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, ठीक है। और मेरा पहला जो इसमें जो पहला मैंने ओपनिंग दी है इसकी, मैंने यही यही बिल्कुल यही चीज जो ये आर्मी चीफ बोला है वही जिन्ना ने बोला था। तो मैंने लिखा है कि ऑन 23 March 1940 Muhammad Ali Jinnah in his address to the Lahore session of All India Muslim League had said, and I quote, "We are a nation of 100 million, and what is more, we are a nation with our distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and tradition, aptitudes and emotion. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law, we are a nation."
ये कौन बोल रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, फर्स्ट जनरेशन मुस्लिम, बाप इसका हिंदू, शादी की इसने पारसी से। अपने जब ये बुढ़ा था 40 साल का, अपने दोस्त की बेटी को भगा के इसने शादी किया था। एक बीमार बुढ़ा 40 साल का, उस लड़की की उम्र जो थी वो शी वॉज बेयरली इन हर टीन्स, 16-17 साल की थी। उसके फादर इन लॉ को उसके मतलब दोस्त जो थे उनको विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति मतलब ऐसा भी नीच काम कर सकता है, ठीक है। तो उस बुढ़े ने उसकी शादी कर ली। अब जो बुढ़ा शादी करेगा, इससे तो आपको मालूम है कि क्या अंजाम होगा। तो वो तो फिर वो भारत वापस आ गई। तो तुम्हारे कायदे आजम जो था, उसका बाप जो था वो फर्स्ट जनरेशन कन्वर्टी था, शादी की उसने पारसी से, वो वहां के वैल्यूज को नहीं ये कर सकी, हिंदुस्तान आ गई, ठीक है ना। ये नुस्ली वाडिया जो फैमिली है, ये पूरा उस फैमिली को बिलोंग करते हैं ये लोग। और ये कह रही है कि अब मैं एक एक चीज पे मैं आता हूं इस पे। ये जिन्ना बोलता है कि अ नेशन ऑफ डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अबे कौन सा कल्चर, किस संस्कृति की तुम बात कर रहे हो? हम लोग हैं सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन के प्रोडक्ट, तुम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही प्रोडक्ट हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में भर में मजहब पे कहीं नेशन स्टेट्स नहीं बनते हैं। अब पूरी दुनिया में लो, लैंग्वेज है, फ्रेंच है तो फ्रांस है, जर्मन है तो जर्मनी है, ठीक है, इंग्लिश है तो इंग्लैंड है, कजाक है तो कजाकिस्तान है। अब कहीं भी ले लो। और ये पता नहीं ये कौन सा, तो तुम्हारी कौन सी भाषा है? उर्दू। अब मैं उर्दू का आपको ये करता हूं, और इस पे सुन ले लो पूरे हिंदुस्तान के लोग कि आपके साथ ये उर्दू के नाम पर कौन सा फ्रॉड किया गया है। कोई आप उर्दू का ले लें आप, ठीक है ना। इफ्तदाए इश्क में सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा आगे, ठीक है। इब्तदाए इश्क में, ठीक है, में संस्कृत ऑब्लिक हिंदी वर्ड होगा, संस्कृत वर्ड, जाने क्या हिंदी ऑब्लिक संस्कृत। तो आप अगर इसमें से वर्ब्स निकाल ले और ये सारी चीजें निकाल ले तो यही कोई भाषा है साहब? आप हिंदी में 2 वर्ड पर्शियन का आप ठूस दें, एक वर्ड उसमें अरबिक का ठूस दें, तो वो अलग भाषा बन जाती है वो। ये कितना बड़ा फ्रॉड है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, क्या आपने शिकवा डाल दिया तो मतलब वो उर्दू बन गई, एक दूसरी भाषा बन गई? क्या बात है, बहुत सही। है? इस मोड़ पे जाते हैं कुछ सुस्त कदम रखते, ये क्या उर्दू है या हिंदी है, क्या है? इनसे बात करो कभी फिराक का। मैंने फिराक को काफी पढ़ा है। आप एक, उन्होंने माँ पे कविता लिखी है? उसमें एक पोएम है, यू नो, वेयर अ चाइल्ड इज नरेटिंग हिज एक्सपीरियंस, हिज मदर हैड डाइड व्हेन ही वाज जस्ट बॉर्न। तो उसमें है, मेरी हयात ने देखी है 20 वर्ष आते, एक वर्ड हयात, ठीक है। मेरी हयात ने देखी है 20 वर्ष आते, मेरे जन्म जन्म के ही दिन मर गई थी माँ मेरी। कहाँ उर्दू है इसमें, क्या है उर्दू और ये हिंदी, क्या बताइए।
मुझे खेलाइयों और दाइयों ने पाला था, मैं ये फिराक के गुले नगमा से मैं ये आपको ये कर रहा हूं। ये बकवास, और इस बकवास को लेके ये कह रहा है, वो जिन्ना बोला कि हमारा सिविलाइजेशन दूसरा है और कल्चर दूसरा है। मनीष जी, इस बेहुदे से पूछना चाहिए कि तेरे यहाँ जो गाने बनते हैं पाकिस्तान में, वो किस गाने में किस राग पे बनते हैं? वो सब राग हमारे साम वेद से निकले हुए हैं, चाहे वो बहुत भैरवी हो या मालकौस हो, है वो मल्हार हो, उसमें आपने जोड़ दिया ना एक मियां की मल्हार। ये फिर ये कहता है कि लैंग्वेज पर मैंने बता रहे, लैंग्वेज के नाम पे तो तुम्हारा देश टूट गया। आज भी जो बांग्लादेश में जो भाषा बोली जाती है, इट्स अ प्योर संस्कृत, डेरिवेटिव ऑफ प्योर संस्कृत। दूसरी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कौन सा आर्किटेक्चर, विच आर्किटेक्चर? अरब वर्ल्ड में तो टेंट में रहते थे, वहां तो कोई ताजमहल नहीं था। कौन सा आर्किटेक्चर है? पर्शियन आर्किटेक्चर हो सकता है, सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर हो सकता है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर हो सकता है, लेकिन इस्लाम का कौन सा आर्किटेक्चर है? उसके बाद ये नेम्स, नाम रखते हो यार, तुम्हारा प्रेडिसेसर का नाम था बाजवा, ठीक है ना, और कहते हो कि हमारे नाम दूसरे हैं। कस्टम्स, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। अरे जो मनीष जी ये इतिहास की बात करें ना, अल्लामा इकबाल वाज द, जिसको कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उसका बाप या दादा तो सप्रू था। तो इतिहास ये कब कहां से पढ़ना शुरू करते हैं और कहां खत्म कर देते हैं? अल्लामा इकबाल तेज बहादुर सप्रू का ही वाज अ वेरी क्लोज कजन, और कुछ दिन अहमदिया रहा और फिर सुन्नी बन गया वो। एप्टीट्यूड्स एंड इमोशंस, मतलब ये आपके यहाँ दिल्ली में क्या है, इस्लामिक स्टडीज। व्हाट डू यू मीन बाय इस्लामिक स्टडीज यार? वो तो है ही ना, आपकी इस्लामिक स्टडीज वही ना, हदीस है और कुरान है। उसके अलावा जो भी है वो सारा का सारा या तो वो पर्शियन हिस्ट्री है, या इजिप्ट की हिस्ट्री है, या ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री है। व्हाट इज इस्लामिक हिस्ट्री? क्या इस्लामिक कल्चरल सेंटर? व्हाट इज कल्चर? आपको एक और बात बता दूं मैं, कि जब छोटे थे तो मेरे पिताजी मुझे ये क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वो ऑर्गेनाइज करते थे पटना में, वन ऑफ द मतलब दशहरे में। तो हम इन तमाम, ये मेरे घर में आके रुकते भी थे, ये जो तमाम क्लासिकल म्यूजिशियंस थे, उस्ताद हलीम जाफर खां, कई लोग ऐसे, तो कहते थे कि देखो ये लोग कितना ये हैं। मैं देखता था कि जब ये कॉन्सर्ट्स में बजाते थे, आज भी परवीन सुल्ताना गाती है तो आपको मुस्लिम ऑडियंस नहीं मिलेगा इनके। तब मैंने, जब मैं बड़ा हुआ और गहराई में आया, तो मुझे पता चला कि ये सब के सब हिंदू, और ये हिंदू थे जिन्होंने, जो पेट्रनेज के कारण इनको कन्वर्ट करना पड़ा, जैसे डागर बंधु हैं, ये ब्राह्मण्स थे, ध्रुपद गाते जो है, जो गाते थे, जैसे कि उस्ताद विलायत खां हैं, ही वाज अ राजपूत ओरिजिन के। और इसके पीछे भी एक कहानी है, कहानी पूरी परंपरा शुरू होती है कि जब राजस्थान में एक कस्बे को इन्होंने कैप्चर किया, एक राज्य को, उसके एक सम्मोहन सिंह थे, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं इसलिए ये एड्रेस कर रहा हूं बिकॉज आई एम एड्रेसिंग द पाकिस्तान विद इन इंडिया।
मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं आपको, और यहीं पर ये वक्फ से भी जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने बिल्कुल नकार दिया इन चीजों को, जो ये भाषा बोल रहा था अभी, और बेशर्म की तरह पाकिस्तान के टूटने के बाद भी ये भाषा बोल रहा था, वो तो चले गए यहां से। और आज हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वो कर रहा है। तो ये क्या है सर कि हमारा संविधान क्या ये कहता है क्या कि एक ऐसा अरेंजमेंट करो कि पाकिस्तान, मतलब एक दूसरा पाकिस्तान यहां पे बन जाए? क्या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यू क्रिएट अनदर पाकिस्तान? और अगर ऐसी नौबत आ जाए तो क्या क्या हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता कोई नहीं अपने आप को बचाने का? ये बहुत डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है। और आपने शुरुआत में जो कह दी कि वक्फ के पास पाकिस्तान के लैंड से ज्यादा ये लैंड, अब ये कहता है कि मजहब के नाम पे, मार्क माय वर्ड्स, कि मजहब मतलब इसके नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, और जिसको ये कहते हैं होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। अब आपको इसका भी मैं आपको हकीकत बता देता हूं। ये हमारे अंदर में जो पाकिस्तान है ना, उनको भी ये समझने की बहुत जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान कौन चाहता था। आज का जो वर्तमान पाकिस्तान है, उसकी मैं बात आपको बता रहा हूं। पंजाबी नहीं चाहता था कभी। आपको मालूम है ना कि वहां पे यूनियनिस्ट पार्टी थी। वहां पे सिकंदर हयात खान और ये तिवाना और ये लोग थे वहां पे। दे नेवर वांटेड पाकिस्तान, दे नेवर सपोर्टेड मुस्लिम लीग। अपने लाहौर वाले स्पीच में जिन्ना ने ये कहा, जिन्ना ने कहा कि हम सबको ये भूल जाना चाहिए। मुस्लिम्स को एड्रेस कर रहा है कि हम जाट हैं कि मुसलमान, सॉरी जाट हैं, राजपूत हैं, ये सारे कास्ट के नाम लिए। हम मुसलमान हैं। और आज आपको बता दूं कि जो ये पीओके में जो वो वाला एरिया है ना, मीरपुर और ये सब वो वाला एरिया, माइनस गिलगित बाल्टिस्तान, सर आज भी वहां जो चुनाव होते हैं ना, वो राजपूत वर्सेस जाट पे होते हैं। ठीक है। तो ये उसने बोला था। फिर बाद में उन्होंने कहा, वो पंजाबी लोग थे, उन्होंने कहा कि एक अरेंजमेंट हुआ कि भाई ठीक है, देखो यार ऐसा है कि तुम पंजाब में अपना नाक नहीं दोगे और अपना उंगली नहीं करोगे, और हम तुमको जो नेशनल लेवल पर तुमको जो करना है वो करो तुम जाके। सो इस कैविएट के साथ उन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था। अब आइए आप, दूसरा प्रोविंस कौन सा है? सिंध। सिंध तो आज भी साइकोलॉजिकली इज नॉट ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हम लोग तो सिंधियों से बहुत मिलते रहे हैं। आज भी सर आप जाते हैं ना, तो वहां वो आपका पैर छुएंगे, जय साईं, वो इस तरह का उनका ग्रीटिंग होता है। ठीक है। तो सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी थी। वो भी बहुत लेट वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन की, एंड दैट टू वेरी रिलक्टेंटली। फिर हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। आपको याद है खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी? वो तो जिस दिन पार्टीशन हो रहा था सर, वो रो रहे थे। उन्हें कहा इसको, नेहरू को, कि तुमने हमको, मतलब यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स। वो आदमी रो रहा था। तो वो आज भी इनके साथ नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हो
कि पश्तून इनको कितनी बुरी तरह पीट रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब रही बात बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान तो हिस्सा था ही नहीं। 1948 में उसको इन्वेड किया इन्होंने, बलूचिस्तान को, और ये जो आपका जिन्ना जो था वो खान ऑफ कलाट का वो वकील था, उसके इसको सोने से तौल दिया था उन्होंने और इसकी बहन को चांदी से। बट 48 में उसको इन्वेड करके वो ले लिया। सो हु वांटेड पाकिस्तान? मैं बताता हूं हु वांटेड पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाने में सबसे आगे थे यूपी और बिहार के मुल्ले। 1946 जो इलेक्शन हुआ मनीष जी, वो एक तरह से रेफरेंडम था ऑन पाकिस्तान। Do you know 86% of the Muslims voted for Muslim League? बिहार में 86%, 83% यूपी में, वो उस समय बॉम्बे वो होता 100%, मद्रास 100%। ठीक है, तो मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जो असली पाकिस्तान भारत में रह गया। जो असली पाकिस्तान जो है वो आज आपको वक्फ बनाना के जरिए एक दूसरा पाकिस्तान बनाना चाह रहा है और मिलॉर्ड्स उस पर बहस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का ये स्पिरिट नहीं था सर। दिस वाज नॉट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी बलोचियों से बात होती है, कहता है कि हम हिंदू से अलग हैं। वो लोग तो कहते हैं कि हमने हिंगला माता को बड़े प्यार से संभाल के रखा हुआ है, इन्होंने उस पर आंच नहीं आने दी है। ये क्या ये होमलैंड फॉर मुस्लिम्स था? आपको मैं बता दूं कि एक बहुत अहम बात जो कि आपके कहीं पर आपको इतिहास के किताबों में न पढ़ने को मिलेगा, न कहीं आपको पढ़ाया गया है। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये कोई होमलैंड फॉर मुस्लिम्स नहीं था सर। जब यहां से अंग्रेज जा रहा था, जब जाना उसका तय हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दे वर लिकिंग देयर वुंड्स, आर्थिक रूप से वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हम कैसे मेंटेन करें, ये एरिया बहुत वाइटल है। हमने बड़ी मशक्कत के साथ हमने एक यहाँ पर एक मैरीटाइम नेटवर्क बनाया है। हमारा वाइटल इंटरेस्ट है इंडियन ओशन में, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ में। हमारा वाइटल इंटरेस्ट है सोवियत यूनियन के खिलाफ, मतलब कम्युनिज्म को रोकना। इसलिए हमको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि अरेबियन सी में भी हमारा दबदबा रहे इनडायरेक्टली, बे ऑफ बंगाल में भी रहे, और सोवियत यूनियन के खिलाफ एक एक डिफेंसिव लाइन हो। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान बनाया, एक उस तरफ ईस्ट पाकिस्तान बे ऑफ बंगाल के लिए, उधर के लिए अरेबियन सी के लिए वेस्ट पाकिस्तान, बाकी जो है ये पूरा फ्रंटियर जो है ये इन्होंने, जिसको सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बगदाद लाइन भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी के उनके कोई दिस वाज नो होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। और ऐसा नहीं था कि ये बात मालूम नहीं था मोहनदास करमचंद गांधी को और जवाहरलाल नेहरू को। आपके साथ झूठ बोला इन्होंने, फरेब किया। ये कोई अल्लाह वल्लाह का बनाया हुआ नहीं था, ये ब्रिटिश साहब का बनाया हुआ था ये देश। वरना आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूं, मैं क्या होमलैंड फॉर मुस्लिम्स ये था। सिलहट
आपको मालूम है सिलहट वहां पे बांग्लादेश। बांग्लादेश में वो हिंदुस्तान के पास आने वाला, रातों रात ये हुआ कि रेफरेंडम हुआ और ये आपका जो ये जोगेश्वर नाथ मंडल जो था, जोगिंदर नाथ मंडल था जोगिंदर नाथ मंडल, उनको कहा गया कि बेटा ये तो चला जाएगा हिंदुस्तान में, कुछ करो। उसने रेफरेंडम के जस्ट पहले अपने कास्ट के वोटर्स थे, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट वोटर्स को, उनको प्रेरित किया कि वोट फॉर पाकिस्तान। रातों रात पासा पलट गया। And that is how Sylhet went to. So it was not that it was a homeland for Muslims, so they went there. अब आते हैं आप इस पे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स पे, वो तो 90% बुद्धिस्ट था। 15 अगस्त को झंडा फहराया उन्होंने, 17-18 अगस्त तक झंडा हिंदुस्तान का था चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में। सडनली 17 तारीख को बोले गए कि नहीं, आपको तो पाकिस्तान में जाना है। आपको किसने बताया ये बात? क्यों गया वो? ये तो होमलैंड फॉर मुस्लिम्स था, क्योंकि वो चिटागोंग और उसके बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंस के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए उसको वहां पे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स को ये किया गया। अभी आप मुर्शिदाबाद की आप बात देख रहे हैं ना, इस पे कभी हम अलग से कभी प्रोग्राम करेंगे। अभी मैं इस पे थोड़ा काम भी कर रहा हूं कि मुर्शिदाबाद क्या है, इज द आइडियोलॉजिकल कैपिटल ऑफ द कैलिफेट कॉल्ड द मुस्लिम्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले, या यूं कहें कि बैटल ऑफ प्लासी के पहले, मुर्शिदाबाद एक तरह का मतलब दैट वाज द कैपिटल। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे इट शिफ्टेड टू, मतलब ये कलकत्ता के तरफ गई है। तो वहां पे ये मुस्लिम मेजॉरिटी था और वो खुलना जो था वो हिंदू मेजॉरिटी था। तो खुलना आना था इंडिया में और मुर्शिदाबाद जाना था पाकिस्तान में। फिर ये हुआ कि भाई ये तो एक एनक्लेव, अगर ये खुलना अगर हिंदुस्तान को आ जाता है तो बांग्लादेश में एक भारत का एनक्लेव हो जाएगा। तो फिर लास्ट मिनट में फिर 18 अगस्त को, 15 अगस्त को नहीं, 18 अगस्त को ये तय हुआ कि मुर्शिदाबाद मुस्लिम मेजॉरिटी इधर रहेगा और खुलना बांग्लादेश में रहता है। ये कहानी, ये पता नहीं है जज साहब लोग को ये सब कुछ मालूम है कि नहीं? ये सब इसमें वक्फ कहाँ जाता है सर, और होमलैंड कहाँ जाता है, माइनॉरिटी राइट्स कहाँ जाता है? तो ये हकीकत है, ये सबको ये मालूम होना चाहिए, खास करके जो लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये तमाम जो आप बोलते हो ना, ये फ्रीडम स्ट्रगल, ये ट्रांसफर ऑफ जो पावर जो हुआ था, वो कुछ नहीं है, वो अंग्रेजों के, ब्रिटिश के स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स के लिए कोई हुआ था। ये कोई होमलैंड फॉर मुस्लिम्स नहीं बनाया था। इट वाज अ होमलैंड फॉर ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। बाद में जो कि जब अमेरिका जब रिप्लेस कर दिया ब्रिटेन को एज न्यूमरो यूनो पावर। तो दूसरी ये है कि आप देखिए कि कुछ जो भौगोलिक चीजें होती हैं वो बदलती नहीं है। रशियंस ने 1893 में, सॉरी ब्रिटिश ने 1893 में डूरैंड लाइन बनाया था सर, 2600 किलोमीटर का डूरैंड लाइन। क्यों बनाया? उन्होंने पश्तून को 2 हिस्सों में बांट दिया डूरैंड लाइन बना के। फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड जो ट्राइबल एरियाज था जो पाकिस्तान में गया, वहां भी पश्तून थे, उधर अफगानिस्तान में भी पश्तून थे,
वो इसलिए किया था कि उस समय रशिया जो है, आपको मालूम है कि जिस पूरे सेंट्रल एशिया था उसको कब्जा कर चुका था। अब केवल कुछ बचा था, तो उसने अफगानीज के साथ लेके रोल डाउन कर जाना था इंडिया में। तो सबसे बड़ा थ्रेट परसेप्शन ब्रिटिश, जो हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, तो उनका यही था। इसीलिए उसको रशियन ग्रेट गेम कहते हैं। तिब्बत में भी वो इसीलिए प्रोब करना शुरू किए, क्योंकि वही रशिया को रोकने के लिए। आपका जो गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया जो था, उसको वो इसीलिए चाहते थे क्योंकि वो उसी फ्रंट लाइन में आता था, वो रशियन एडवांस को रोकने के लिए। इसीलिए ब्रिटिश इन इंडिया एंड ब्रिटिश इन पाकिस्तान, अंग्रेज अफसरों की बात कर रहा हूं, उन्होंने एक फिक्स्ड मैच खेला और गिलगिट बल्टिस्तान जो है उसको पाकिस्तान को दे दिया। तो पाकिस्तान एक तरह का एक खास करके पाकिस्तान आर्मी, कौन नहीं जानता है कि ये अमेरिकन के नौकर हैं ये लोग। अब है क्या साहब कि उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको तो हम इस्लाम बना दिए। अब रशिया जो है वो सोवियत यूनियन बन गया, कोल्ड वॉर शुरू हुआ। कहा कि सुनो, तुमको बनाया था हमने, निर्माण किया था तुम्हारा, अब ये मूल्य दो हमको, इनको तैयार करो इस्लाम के नाम पे, अब लड़ो सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये है पाकिस्तान का निर्माण का असली कारण, और ये है पाकिस्तान का असली स्वरूप। और और इस यही चीज को स्वरूप, हमारे मिलॉर्ड नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि जी कुतर्क जी जी, सुप्रीम कोर्ट में हमने सुना। मतलब जब साफ है कि जितना हिस्सा पाकिस्तान को चला गया, पाकिस्तान के पास जो शत्रु संपत्ति कही गई, मतलब जो वहां से हिंदू वापस आए, वो बिल्कुल सरकार का हो बिल्कुल। गया। यहाँ पर जो शत्रु संपत्ति थी, वो मुख्तार अंसारियों का हो गया, अतीक अहमदों का हो गया, आजम खानों का हो गया, इन जिहादियों का हो गया, ओवैसियों का हो गया, शाह अपने यहाँ बिहार में शहाबुद्दीनों का हो गया। तो सरकार इसी सच को जब सामने ला रही है, सुप्रीम कोर्ट कुतर्क कर रहा है, ये सरकार का बोर्ड है, इस सब पे सरकार का अधिकार होना चाहिए। दुनिया में कहीं पर भी यही होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक सेकुलरिज्म का नशा छाया और कह रहा है कि आप हिंदू बोर्डों में क्या आप मुसलमान रखेंगे क्या। ये कुतर्क एकदम ऐसा लग रहा है कि मुनीर, असीम मुनीर और अच्छा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों में कोई फर्क ही नहीं रह गया। बिल्कुल बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं। और हम और आप जैसे लोग बोलेंगे ना, तो वो बोल देंगे ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद, अरे वो महान लोग थे, लेकिन वो शायद 0.001% थे। उन्होंने कभी ठेका नहीं ले रखा था। और जब डॉक्टर एपीजे कलाम को दोबारा प्रेसिडेंट बनाने की बात आई थी, 99.99% मुस्लिम्स डिडंट सपोर्ट हिम, इसलिए नहीं, क्योंकि वो, आज भी कभी भी ये कलाम का नाम नहीं लेते, किसी चीज में अच्छा, कलाम का नाम नहीं लेते। कभी इनके नहीं, लिए कभी कलाम नहीं। आदर्श नहीं है, ना ब्रिगेडियर उस्मान आदर्श है इनका। ठीक है। बिलाल, दूसरा आपको मैं बताता हूं, ये सबसे आगे कौन था सर? मैंने कहा कि आपको ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मूल्य, ठीक है ना, पाकिस्तान बनाने के लिए जो जो गए भी नहीं। फिर गए भी उसके नहीं। बाद इन्होंने कश्मीर में इन्होंने ही बदबू फैलाया जाकर, आपको मालूम है ना। कश्मीर में जितने मदरसे आप मस्जिदें देखेंगे, वहां पर सब ये बिहार और यूपी के ही मूल्य हैं, जो अभी बंगाल में भी बदबू फैला रहे हैं, जो यहाँ भी बदबू बदबू फैलाया इन्होंने कश्मीर में, ठीक है। और ये वक्फ को लेके भी सबसे ज्यादा बदबू यही फैला रहे हैं सर, ठीक है। ओवैसी कुछ कहता है तो आपको क्यों तकलीफ होती है? आपको तो मालूम है कि ये रजाकार का इतिहास क्या है, इसका तो पूरा परिवार ही उसी का था। दे ऑल वांटेड टू गो टू पाकिस्तान। क्या जज साहब लोग ये सब भूल जाते हैं कि इसके बाप का क्या रोल था? भाई निजाम को तो आपको फोर्स करके उसको इंडिया में शामिल करना पड़ा ना, वरना उसने तो सब हाथ पैर मार लिया था। पाकिस्तान से बोला था कि हमको तुम सप्लाईज दोगे, मिलिट्री सप्लाईज, जिन्ना से बोला था।
उसने हाथ खड़े कर दिए। तो आप इन लोग से क्या उम्मीद करते हो? दूसरी बात एक और, अब ये भी कहीं वक्त से जुड़ा हुआ है। आप बताइए कि मैंने बताया कि सबसे आगे मुल्ले थे यूपी और बिहार के। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर कोई आगे आगे था बनाने वाला, तो वो कुछ शियाज थे और अहमदियाज थे सर। अब सुनिए सर क्या होता है। जिन्ना ने तो बनाया, वो तो शिया था। अच्छा, बाय द वे, ये कहते हैं ना तारीख, इनकी तारीख बहुत बदलती रहती है सर। इनकी तारीख बहुत बदलते रहती है। आपके दर्शकों को बता दूं, ईरान कभी सुन्नी कंट्री हुआ करता था, और भी 11वीं शताब्दी की बात है। एक इस्माइल शाह होता था। तो उसने देखा कि वहां पर्शिया का रूल है, तो उसने देखा कि एक तरफ तुर्कमेनिस्तान है और एक तरफ ओटोमन एम्पायर है, दोनों सुन्नी। तो मेरी मेरी अस्तित्व क्या रह जाएगी, ये तो खा जाएंगे मेरे को। रातों रात उसने ये ऐलान किया कि पूरा का पूरा ईरान जो है वो शिया बनेगा, और सारी सुन्नियों की जो मस्जिदें हैं वो तोड़ दी लेके। ठीक है। और जैसे हम और आप सुबह प्रणाम, नमस्ते, राम राम कहते हैं ना, तो वहां ये कंपलसरी हुआ कि हर बच्चा सुबह किसी से या कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से जब प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करेगा सुबह, तो सुन्नी को गाली देके करेगा। दैट इज हाउ ये है इनकी तारीख। ठीक है ना सर। तो तारीख कैसे बदलते रहते हैं। ये जो मुनीर है, इससे मैं कहता हूं कि तू एक बार कह दे, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। मैं चुनौती देता हूं। मैं तो टेलीविजन पे कई सुन्नियों को मैंने कहता हूं कि अच्छा बोल दो, तुम ये बोल दो, तुम मुझे उम्मा की बात करते हो तो बोलो दमादम मस्त कलंदर उलीदा पहला नंबर। दूसरी चीज है कि ये जो संविधान की जो बात कर रहे हैं ना जज साहब लोग, ये जितने लोग आपके पास पिटीशन लेके आए हैं ना, ये मुल्ले, इनसे एक अंडरटेकिंग लो कि आप किसको प्रायोरिटी देते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को या शरीयत को। ये गोल घूमने लगते हैं, है? गोल घूमने लगते हैं इस सवाल पर। ठीक है ना। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये कर रहे हो ना, इतना हवाला दे, तो इनसे पूछ लो। हम तो लिख के देने के लिए तैयार हैं, कसम खाने के लिए तैयार हैं। आप इनसे भी एक बार पूछ लो ये। तो हुआ क्या सर कि एक शिया ने देश बनाया, सुन्नियों ने कहा ठीक है, अंग्रेजी बोलता है, सिगार विगार पीता है, थोड़ा बहुत सुअर खा लेता है, कोई बात नहीं, दारू पी लेता है, कोई बात नहीं, क्या हर्ज है हमको पाकिस्तान। पंजाबी का तो आप सोच जानते हैं, क्या हर्ज है, हमको मिल जाता है, बुढ़ा ऐसे भी मरी जाएगा। ठीक है। बुढ़ा जब बीमार था, अपने आखिरी सांसें गिन रहा था, तो इसको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था सर। एम्बुलेंस रास्ते में रुक गई, वहां पर कोई नहीं था सर। वो उसका हुआ भाई कि इवैक्यूएट करें, कोई नहीं आया आधे घंटे तक। क्या हो गया, पेट्रोल खत्म हो गई। कायदे आजम बीमार, कायदे आजम अस्पताल ले जाए जा रहे थे, बूढ़े ने दम तोड़ दिया। फिर अहमदिया, अहमदिया तो आपको मालूम है, जिसको कादियानी भी कहा जाता है। और जैसे ही ये हुआ, पाकिस्तान बना, इन्होंने पीटना शुरू किया। और ये जो अहमदिया जो थे, आपको मैं बता दूं उनका कंट्रीब्यूशन, आपने नाम सुना होगा सर जफरुल्लाह खान। ठीक है। सर जफरुल्लाह खान, उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वो जिसमें कृष्णा मेनन ने वो दैट मैराथन स्पीच वगैरह दिया था, इसने भी बहुत ब्रिलियंट उसमें वो किया था उसमें।
उसको इन्होंने ये तो याद ही नहीं करते उसको। 53 में लाहौर में राइट्स हुए, इतनी पिटाई की इन्होंने अहमदियास की। आपको मालूम होगा एक नोबेल प्राइज थे फिजिक्स में, अबू सलाम, ठीक है ना। अबू सलाम को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, उसको ऑनर तक नहीं है ये लोग करने दिए। जब भारत ने पाकिस्तान से पहले उनको ऑनर किया अबू सलाम को, बिकॉज ही वॉज एन अहमदिया। और आज शियाज का ये हाल है कि जो हजारा शियाज हैं, जो भी दो पैर पर अपने चल सकता है वो पाकिस्तान को छोड़ के चला गया है। ये कौन सी तारीख की ये बात कर रहे हैं? मगर ये है कि इनका उत्पात, इनका उन्माद भारत में है, और और फिर इसीलिए मैं आपको ये जिन्ना का मैंने स्पीच आपको बताया, 60 साल के बाद 17 अक्टूबर 99 को परवेज मुशर्रफ बोलता है, नेशन को एड्रेस कर रहा है, 59 years ago we started with a beacon of hope, and today that beacon is no more and we stand in darkness. अंधकार है चारों तरफ. Our economy has crumbled, our credibility is lost, state institutions lie demolished, ठीक है, provincial disharmony has caused cracks in the federation, and the people who were once brothers are now at each other's throat. आज भी तो वही हो रहा है. वही आपको एक और मैं बता दूं, ये कहते हैं ना इस्लाम और उम्मा, आप तमाम पाकिस्तान के इलेक्शंस आप विश्लेषण कर लें उसका, कोई भी पार्टी जो प्रोविंशियल जो बैरियर्स है उसको कभी वो उसको ट्रांसेंड नहीं कर पाई. पीपीपी भी है, बिल्कुल सिंध में ही रहेगा उसका, वो कुछ सराइकी के एरिया में सीट्स हैं वहां मिल जाएगी. ये आपका पीएमएलएन जो है पंजाब तक सीमित, जो आपका ये पीटीआई है खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित. इन दोनों का बलूचिस्तान में बहुत हल्का फुल्का, कभी जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि नेशनलिस्ट पार्टियां जो है कांग्रेस या बीजेपी दे ट्रांसेंड बॉर्डर, तो ये है, ये पाकिस्तान की हकीकत. और मैं आपको इनकी मानसिकता, दूसरा ये कह रहा है कि हमारे जो आइडियोलॉजी है वो, अरे आइडियोलॉजी तो आपका हिंदुस्तान से जाता है कि जितने देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सबकी दुकानें तो यहाँ खुली हुई हैं, यहाँ खुली हुई है, और यहाँ से इनको जाता है ये. और इसीलिए हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की कि पूरा कैसे जो पाकिस्तान का जो मुनीर बोल रहा है उसके मायने भारत में क्या है, और एक वक्त पे जो बवाल है वो दरअसल भारत के लिए संदेश है. और मैं 2 मिनट में ये आपको मैं बताता हूँ, एक बड़ा ये अपनी किताब से ही एक ये क्या है फौजियों की मानसिकता वहां पे, मैं बता रहा हूँ आपको. एक किताब है बाई ओवेन बेनेट जोन्स जिसको मैंने कोट किया है, पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म. वो कारगिल के समय की बात बता रहा है. वो कह रहा है कि जब ये कारगिल युद्ध चल रहा था तो एक यंग ऑफिसर आया और एक ब्रिगेडियर नुसरत सियाल, बाय द वे सियाल भी जो है वो हिंदू टाइटल है, ठीक है, तो नेम्स एंड नोमेनक्लेचर्स की बात कर रहे हैं ना. तो कहा कि एक यंग ऑफिसर घुसता है 62 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर नुसरत सियाल के ऑफिस में और चिल्लाते हुए अल्लाह अकबर, ठीक है, हमने 2 भारतीय जेट गिरा दिए, ठीक है. और फिर क्या होता है कि जब उनको बताया गया कि यहाँ पे इनका रैकेट साइट्स है, तो ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को बुलाता है ब्रिगेडियर साहब, और सबको बोलता है, वो रैकेट साइट पे ले गया और उनको ज्ञान दे रहा है
कि तुमको मालूम है मैंने दुनिया बहुत घूमी हुई है। मैं जर्मनी में था 2 साल, और जानते हैं जर्मनी में जर्नलिस्ट को बोल रहा है कि विच इज द फास्टेस्ट गोइंग रिलीजन इन जर्मनी? बोला इस्लाम, ठीक है ना। और कुछ ही समय में जर्मनी जो है वो इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, एंड सो विल यूनाइटेड स्टेट्स। ये मानसिकता है ये मानसिकता है, की तरह, और ये हमारे भी अंदर के लोगों की यही मानसिकता है। यही मानसिकता है। अब है क्या कि इनके लड़ाई के तरीकों में देखिए क्या है, इनके लड़ाई में इनका कॉन्सेप्ट ही है प्रॉक्सी वॉर, 72 हूर, ठीक है। ये कह रहा है कि हमने हिंदुस्तान की आर्मी को कुछ नहीं समझा। आपको मैं बता रहा हूं कि आज तक इन्होंने 71 के बाद कन्वेंशनल लड़ाई के बजाय इन्होंने ये जो प्रॉक्सी वॉर चुना है, धोखे से युद्ध करना, ये इनके खून में, धोखा इनकी खून में, इनकी संस्कृति है कि कोई भी पेट्रन अपने प्रोटेजी को सरवाइव नहीं कर रखा किया है। जिन्ना को आपने देखा किस तरह से रास्ते से हटा दिया। अयूब जो है वो, उसने जेल कर दिया था इसको, इस्कंदर मिर्जा को, ठीक बाद में कंट्री से भगा दिया था इस्कंदर मिर्जा को। उसके बाद याहिया खान ने अयूब को के अगेंस्ट कू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि जियाउल हक का जो पेट्रन था वो था भुट्टो, भुट्टो को लटका दिया उसने। फिर जियाउल हक का एक चेला था फजले हक, जो कि भुट्टो को असैसिनेशन में, उसके हैंगिंग में बहुत बड़ा रोल किया था, उसने जिया को उड़वा दिया। फिर मुशर्रफ का समय आया तो उसको भी देश से भागना पड़ा। ये तो तुम्हारी संस्कृति। और इकोनॉमिकली जहां तक मनीष जी सवाल है, आपको एक बात मैं बता दूं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि 60s में कुछ वक्त के लिए, कोई 5-7 साल तक, पाकिस्तान वाज डूइंग इकोनॉमिकली वेरी वेल, बेटर देन इंडिया, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक मूल्य नहीं हावी हुए थे वहां पे। लेकिन आज आप गुर्बत देखो पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, और आप मानो या ना मानो, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली, अगर उनका इकोनॉमिकली वो कहीं ज्यादा उनका अपवर्ड ट्रैजेक्टरी होता कहीं हमारे कंपैरिजन में, ये सारे जो आपके अंदर में जो पाकिस्तान है ना, मुसलमान, वो कहते कि देखो हमने मजहब के नाम पे एक मुल्क बनाया, और वो कितना मतलब कहां से कहां पहुंच गए अल्लाह के उससे, और हम देखो यहाँ पे हम खाक में पड़े हुए। ये बात मैं अक्सर कहता हूं, जब लोग बचपन में, जब क्रिकेट मैच पाकिस्तान उस समय में जब जीतता था, जब इमरान खान का दौर था, तो हमने देखा अपने दोस्तों को इस तरह से कैसे वो पाकिस्तान के लिए उन्माद मचाते थे। खेल के मैदान से जब पाकिस्तान गायब हुआ, आर्थिक रूप से जब विपन्न हुआ, हर मोर्चे पर जब पाकिस्तान पस्त हुआ, तब यहाँ थोड़ा शांत है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बर्बाद पाकिस्तान ही भारत के हित में है। यहाँ पर जो पाकिस्तान परस्त हैं वो तभी शांत रहेंगे जब पाकिस्तान बर्बाद रहेगा। अच्छा, इसने युद्ध पद्धति की मैं जो बात करते हैं इनके लोग पाकिस्तान की, तो आपको मैं बता दूं कि मुसलमान के आने के पहले भारत में कभी नाइट अटैक्स नहीं होते थे। युद्ध का भी अपना कोई पैमाना होता था, कुछ हदें होती थी, कुछ मॉरल्स होता था। जज साहब लोग को वो भी समझना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसने बात की कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हम ऐसे कर लेंगे। हाँ, तो तुम अपने ही लोगों के 48 में इन्होंने अपना एयर पावर यूज किया था पश्तून्स के खिलाफ, जो 93,000 प्रिजनर हमने छोड़े थे, और वो हमारे उसने विथ विथ कुरान में विथ बेस्ट विशेस फ्रॉम सो एंड सो एंड विथ के हमने ये सब करने के बाद जब वो पाकिस्तान गए हैं, 1 साल के अंदर में उन्होंने बलूचिस्तान पे कहर ढाना शुरू कर दिया, यही 93,000 किलोमीटर पे, ठीक है सर।
ये अपने लोगों के खिलाफ केवल ऑपरेशन चले, ज़र्बे अज़्ब, मतलब द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, ठीक है? तुम अपने लोगों के खिलाफ चला रहे हो। अब बात आती है जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे थे, और मैं सोचता हूं कि बहुत जरूरी है। ये जो पाकिस्तान की सोच जो हम आज न्यायपालिका में देखने को हमको मिल रही है, और जो जुडिशरी का मैं क्या मैं बोलूं, जो हमको दर्शन हो रहा हुआ है पिछले कुछ सालों में, आप तो कवर करते रहे। मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे घृणा आती है। एक होता है सर, एक वर्ड होता है घृणा, एक दूसरा होता है घिन। एक आम आदमी को यही महसूस हो रहा है कि टुडे जुडिशरी इज ऑल अबाउट सेक्स एंड मनी। सेक्स, मनी एंड नेपोटिज्म। और आप देखिए, आप, मुझे ये नहीं है कि वो जो भी वो रूट दिखा रहा था जज बनने का, ठीक है, जिस पर आपने रोक लगा दी। आप लोग तो जो पत्रकार भाई लोग हैं, कोई कर्नाटका असेंबली में पोर्नोग्राफी देख रहा है तो उस पर ये कर लेते हैं। जो आपकी पुलिस है पोर्नोग्राफी को उस पे जाके पकड़ लेती है, बिल्कुल सही है, पकड़ना भी चाहिए। इसको भी तो पकड़ो, इसको भी तो पकड़ो। लेकिन ये जज साहब लोग के सामने खड़ा होता है, इसको बड़ी इज्जत मिलती है, पैसा देने वाला भी, जो महंगे वकील हैं पैसे भी देते हैं। तो बिल्कुल। जज साहब लोग के चरित्र पे बहुत शक होता है कि क्या आप भी तो उसी रूट से तो नहीं आए हैं, हम्म। कहीं आप भी तो तभी उसी तो रूट। तभी तो सिंघवी को उस वीडियो पे रोक लगा दी जाती है। सोचिए कौन सी नैतिकता है कि आप सिंघवी को सजा नहीं देते, उसके बदले आप उसके वीडियो पे रोक लगा नहीं, देंगे, कोई आप देखेगा इज्जत ही नहीं। देते हैं सर। मैं सर, हम और आप ऐसे आदमी को तो अपने घर में के अंदर नहीं आने दे। इसके इसे तो आपकी बहू बेटियां भी सेफ नहीं है। क्यों? अंग्रेजी बोलता है इसलिए। बाप इसका जो भी रहा होगा। दूसरा, आप अरे बोरी के बोरी कैश मिल रहे हैं, किसका पैसा था, उसकी भरपाई कौन करेगा? कहाँ गया वो जले हुए नोट? हाँ? आपने अच्छा कल सवाल एक उठाया था कि जो जले हुए नोट्स थे, हाँ? जो जल गए जिसके नंबर, उसका पता हाँ? कैसे चलेगा? ये बोरियों के बोरियों, वो नहीं, किसका आया था? और किस किस और कहीं ऐसा तो नहीं है मिलॉर्ड्स की है आपको वो ब्लैकमेल कर रहा है? हम्म। कहीं मिलॉर्ड्स ऐसा तो नहीं है कि वो जो जिसने रास्ता दिखाया था जज बनने का, वो भी आपको ब्लैकमेल कर रहा होगा? हमें तो ऐसा ही महसूस होता है। अब सबसे बड़ा हमारे पास ये है कि आज एक आम आदमी, मैं तो कहा कि मुझे मुझे घिन आती है इन लोगों से। एक आम आदमी कितनी आस्था लेके जाता है, और इनसे आप उम्मीद करते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो ये गंभीर सवाल है उसमें आप इनसे न्याय की उपेक्षा अपेक्षा करते हैं आप? कौन शरीफ आदमी इन जजों के, इन मिलॉर्ड्स के यहाँ शादी करना चाहेगा? कौन ऐसे मिलॉर्ड्स को अपने घर में, फिर से मैं ये बात कहता हूं, कोई एक महिला है, वो वो परजरी, सोचिए परजरी कर रही है, फॉल्स विटनेस, कितना बड़ा क्राइम है। और अब डांस के प्रोग्राम से कोई आपको फोन कर देता, आप उठ के चले जाते हैं और यहां जाके अंग्रेजी बोलते हैं।
और दुनिया के सामने सहानुभूति लूट रहे हैं कि हम स्पेशल चिल्ड्रन का बहुत ख्याल रख रहे हैं। इसीलिए घर नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए सरकारी घर नहीं छोड़ेंगे, ऐसी निर्लज्जता है। सीजीआई चंद्रचूड़ जो थे, अब तक उन्होंने अपना सरकारी आवास नहीं छोड़ा कि स्पेशल चिल्ड्रन हम पाल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे अब है क्या, मैं मनीष जी एक बहुत सीरियस मुद्दे पे हूं कि 3 ऑर्गन्स है स्टेट के, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी, आप कहते हैं ना, बसर्क हो जाए, अपने रास्ते से बिल्कुल भटक जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो आप कहते हैं ना कि हमारे यहां चेक्स एंड बैलेंस, उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए चेक्स एंड बैलेंस है। अब हुआ क्या है कि ये इम्बैलेंस जुडिशरी ने ही क्रिएट कर दिया है। जिसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा सर? आपकी विधायिका करेगी ना। और जब भारत के लोगों ने सरकार को चुन के भेजा है इलेक्शन के बाद, तो हम आपसे ये नहीं उम्मीद करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे रेपिस्ट और ऐसे ये पैसे वाले जो ये बोड़ी के बोड़ी कैश वालों कि अगर आप नहीं कार्रवाई करेंगे तो फिर हम आपसे क्यों उम्मीद करें, हम आपको क्यों वोट दें? क्या होगा सर? सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरेगी तो फिर इलेक्शन तो होगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद यूनिस तो नहीं बन जाएगा। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलिए, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। इस जुडिशियरी से कम से कम वो मुनीर के रास्ते पे ना चले, और जिस मुद्दे को लेकर के वो खेल रहे हैं और लगातार जो हस्तक्षेप जिस तरह से विधायिका और कार्यपालिका में की जा रही है, अब तक की सरकार का बैलेंस है, अब तक की सही में प्रधानमंत्री का धैर्य है, और यदि वो धैर्य खोया जिसकी अपेक्षा देश कर रहा है, तो सोचिए क्या कुछ होगा। इसलिए हमने मुनीर की मंशा जो है क्या, यहाँ के जुडिशियरी की भी मंशा है, इसे समझने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।